नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है वैदिक सभ्यता। आज हम वैदिक सभ्यता को जीरो से हीरो लेवल तक कवर करने जा रहे हैं। इस एक वीडियो में मैंने आपके लिए 150 से अधिक ऐसे हाई क्वालिटी फैक्ट बेस्ड वन लाइनर्स तैयार किए हैं जो सीधे एनसीईआरटी और मानक किताबों का निचोड़ है और जिनकी यूपी पीसीएस परीक्षा हो या अन्य कोई स्टेट परीक्षा हो, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ फैक्ट्स रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में असली फर्क क्या था, सभा समिति और बिदत का क्या काम था, परशुनी नदी के तट पर दसराग युद्ध क्यों हुआ और सबसे जरूरी आर्यों की उत्पत्ति पर लेटेस्ट डीएनए स्टडी का सच क्या है। वादा करता हूं अगर आप इसे वीडियो को पूरा देख लेंगे तो वैदिक काल से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो पेन और कॉपी तैयार रखिए क्योंकि यह होने वाली है एक पावर पैक्ड क्लास। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो वैदिक संस्कृति की समय अवधि जो मानी जाती है वो मानी जाती है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो कालों में ये विभाजित है। परिचय और काल और स्रोत के आधार पर हम शुरुआत करते हैं। वैदिक सभ्यता भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता थी जिसका विकास सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद हुआ। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। वैदिक सभ्यता का की जो निर्माता है वो आर्य माने जाते हैं। एक तो आर्य का शब्द होता है जो पुराने हैं, कुलीन है, जो श्रेष्ठ हैं। ठीक है, जो आर्य का शब्द है वो श्रेष्ठ है और कुलीन है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। यह सर्वाधिक मान्य मत था। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश बताया है। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे। लेकिन यह बात जब आप तिब्बत के लोगों की हाइट देखेंगे और भारतीय लोगों की हाइट देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। पहाड़ी क्षेत्र में हाइट कम होती है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि इसे सुनकर कंठस्थ किया जाता था। वैदिक सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत वैदिक साहित्य है। पुरातात्विक स्रोतों में बोगाज कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। यह तुर्की में मिला है 1400 ईसा पूर्व। कस्सी अभिलेख इराक से भी आर्यों के प्रसार की जानकारी मिलती है। अब हम बात करेंगे टॉपिक 2 की, ऋग्वैदिक काल, भौगोलिक विस्तार और नदियां। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन सप्त सैंधव प्रदेश जो 7 नदियों का क्षेत्र था उसमें केंद्रित था। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है जिसे नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का प्रयोग मुख्यतः बड़े जल जमाव के लिए हुआ है, न कि आधुनिक महासागर के लिए। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम की अगर बात की जाए तो वितस्ता को झेलम के नाम से जानते हैं, अस्किनी प्राचीन नाम है, चिनाब वर्तमान नाम है, परशुनी, रावी, विपाशा का व्यास नदी है, शतुद्री का सतलुज है, गोमती का गोमल है और कुभा का काबुल है। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था की। तो ऋग्वैदिक समाज कबीलाई और पितृसत्तात्मक था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल या गृह थी जिसका प्रधान कुलप होता था। कुल से ग्राम प्रधान को ग्रामणी और ग्राम से विश प्रधान विशपति होता था और विश से जन बनता था। जन के प्रधान को राजन कहा जाता था या गोप कहा जाता था। ऋग्वैदिक राजन निरंकुश नहीं था, वह कबीले का संरक्षक मात्र था। सभा और समिति राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखती थी। सभा श्रेष्ठ एवं कुलीन लोगों की संस्था थी जबकि समिति सामान्य जन की संस्था थी। जैसे आप लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं, कुछ उसी प्रकार से सभा और समिति प्रकार की दो संस्थाएं थी जो राजा पर नियंत्रण स्थापित करती थी। विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी जो धार्मिक और सैन्य कार्यों से जुड़ी थी। पुरोहित राजा का प्रमुख सलाहकार और सेनानी सेना प्रमुख होता था। इस काल में कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। जनता स्वेच्छा से राजा को
बलि नामक कर देती थी, यह अनिवार्य नहीं था। स्पष्ट गुप्तचरों को कहा जाता था। वाज्रपति चारागाह भूमि का अधिकारी होता था। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध परशुनी नदी के तट पर राजा सुदास और 10 अन्य जनों के संघ के बीच हुआ, जिसमें सुदास विजयी हुए। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन की। ऋग्वैदिक समाज समतावादी था। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक रूप ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, जन्म आधारित बिल्कुल भी नहीं थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, जो कुल के नाम से भी जानी जाती थी, जो पितृसत्तात्मक थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, वे यज्ञों में भाग ले सकती थीं और शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं। लोपामुद्रा, घूसा, सिकता, अपाला जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। अमाजु आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को कहा जाता था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। नियोग प्रथा, संतान प्राप्ति हेतु देवर से विवाह और विधवा विवाह प्रचलित था। खान पान में दूध, घी, दही और यव का प्रयोग होता था। सोमरस एक पेय पदार्थ था, जिसका प्रयोग धार्मिक अवसरों पर होता था। वस्त्रों में वास, अधिवास और नीवी का उल्लेख मिलता है। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन की। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। कृषि द्वितीयक पेशा थी। गाय संपत्ति का मुख्य स्रोत और विनिमय का साधन थी। गाय को अघन्या, ना मारे जाने योग्य कहा गया है। कई बार परीक्षाओं में यह पूछा गया है, अघन्या का अर्थ क्या है, अघन्या किसे कहा गया है। गविष्टि शब्द का प्रयोग गायों की खोज या युद्ध के लिए होता था। राजा को गोपति या गायों का स्वामी कहा जाता था। ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृषि का उल्लेख मिलता है। एकमात्र अनाज जो है यव, जौ का उल्लेख मिलता है। पड़ी उन व्यापारियों को कहते थे जो पशुओं की चोरी करते थे। बेकनाट सूदखोरों को कहा जाता था। विनिमय के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। निष्क प्रारंभ में एक स्वर्ण आभूषण था, जो बाद में मुद्रा क्वाइन के रूप में प्रयुक्त हुआ। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के धर्म की। ऋग्वैदिक आर्य बहुदेववादी थे और मुख्यतः प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। जैसे आज आप देखते हैं, पेड़ की भी पूजा हो जाती है, नदी की भी हो जाती है, पहाड़ की भी हो जाती है, जल की भी हो जाती है ना। सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर, किला तोड़ने वाला और विश्व का स्वामी कहा गया है। 250वें सूक्त में जिक्र मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में इंद्र से जुड़े हुए 250 सूक्त हैं और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं अग्नि, जो जिनसे जुड़े हुए 200 सूक्त थे, जो देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ थे। तीसरे प्रमुख देवता वरुण है, जो जल या समुद्र के देवता और ऋतस्य गोपा प्राकृतिक संतुलन के रक्षक माने जाते थे। सोम को पेय पदार्थ का देवता ऋग्वेद के 9वें मंडल में बताया गया है। मरुत आंधी तूफान के देवता थे। पूषण पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बने। अदिति और उषा प्रमुख देवियां थी। ऋग्वैदिक धर्म मुख्यतः यज्ञ और स्तुति पाठ पर आधारित था। मूर्ति पूजा और मंदिर का प्रचलन नहीं था। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल भौगोलिक विस्तार की। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में आर्यों का विस्तार गंगा, यमुना, द्वाब और सदानीरा गंडक नदी तक हो गया। इस काल की सभ्यता का केंद्र कुरु पांचाल क्षेत्र बन गया। लोहे का प्रयोग इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। लोहे को कृष्ण अयस्क कहा गया है। लोहे का साच अतरंजी खेड़ा एटा यूपी से मिला है। इस काल में विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था की। छोटे छोटे जन मिलकर जनपद का निर्माण करने लगे, जैसे कुरु, पांचाल। राजा की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई और राजतंत्र मजबूत हुआ। राजा ने सम्राट, एकराट, अधिराज जैसी उपाधियां धारण करना शुरू कर दिया। सभा और समिति का महत्व कम हो गया। विदत संस्था लगभग समाप्त हो गई। बलि जो पहले स्वैच्छिक कर था, अब नियमित हो गया था। भाग और शुल्क नए कर के रूप में उभरे। शतपथ ब्राह्मण में राजसू यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ
और वाजपेयी यज्ञ जैसे विशाल यज्ञों का वर्णन मिलता है। राजसू यज्ञ राज्यभिषेक के समय होता था। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए होता था। वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ द्वारा शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इस काल में रत्न राजा के उच्चाधिकारी की संख्या 12 हो गई, जिसमें पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, सूत, छत्ता आदि शामिल थे। जैसे वर्तमान में मंत्रालय होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उसी प्रकार से कुछ। अब बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन की। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो गई। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित हो गया। गोत्र व्यवस्था का प्रादुर्भाव इसी काल में हुआ। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, उन्हें सभा और समिति में भाग लेने से वंचित कर दिया गया। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण, दुख का कारण कहा गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पासा, जुआ और सुरा शराब के साथ तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो जावला उपनिषद जो है उसमें पहली बार चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति हालांकि बाद की रचना है में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। अनुलोम विवाह उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री और प्रतिलोम विवाह निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की स्त्री से करना प्रचलित था। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल आर्थिक जीवन। इस काल में कृषि मुख्य पेशा बन गया और पशुपालन द्वितीयक हो गया। लोहे के प्रयोग से कृषि में क्रांति आई। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं की बात है: जुताई, बुवाई, कटाई और मड़ाई। मड़ाई वो होती है जैसे पेड़ काट लिया पका हुआ और उससे जो आपका बीज है, जो फल है, उसको अलग करना। जैसे गेहूं के पेड़ से गेहूं अलग करना, मक्का के पेड़ से मक्का को अलग करना, धान के पेड़ से धान को अलग करना। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख है। व्रीहि, यव यानी कि जौ, गोधुम यानी कि गेहूं, मास यानी कि उड़द प्रमुख फसलें थीं। व्रीहि चावल को कहते थे, पैडी जिसको आप कहते हैं। व्यापार में वृद्धि हुई और श्रेणी का उदय हुआ, एक व्यापारिक संघ बना। निष्क, शतमान और पाद मुद्रा की इकाइयां थी, हालांकि नियमित सिक्के अभी शुरू नहीं हुए थे। समुद्री व्यापार का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्रों का वर्णन है। कुशीद ऋण के लिए प्रयुक्त शब्द था। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल धर्म की। ऋग वैदिक देवता इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया। प्रजापति ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता सर्वोच्च देवता बन गए। रुद्र यानी कि शिव पशुओं के देवता और विष्णु पालनकर्ता अन्य प्रमुख देवता बन गए। पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता माने जाने लगे। धर्म में यज्ञ अत्यंत जटिल, खर्चीले और कर्मकांड प्रधान हो गए। यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाने लगी। पुनर्जन्म का सिद्धांत पहली बार शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित होता है। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषदों में आई। कर्म कांडों और यज्ञों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उपनिषदों में का विकास हुआ, जो ज्ञान मार्ग पर बल देते थे। हमारा अगला टॉपिक है वैदिक साहित्य। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रथम 3 वेदों में ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है और सामवेद आता है। इन्हें वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। यह स्तुति और प्रार्थनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। रचयिता इसके विश्वामित्र हैं, जो सूर्य सविता को समर्पित है, सूर्यदेव। यजुर्वेद यह यज्ञों के नियम से संबंधित है। यह गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्र हैं। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। इसमें जादू टोना, रोग निवारण और वशीकरण का उल्लेख है। ब्राह्मण वेदों की गद्य में की गई व्याख्या है, जो कर्म कांडों की विधि बताते हैं। ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। शतपथ और तैत्तिरीय यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। शतपथ सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। पंचविश तांड्य सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है।
गोपथ अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यक जंगल की पुस्तकें जो दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों पर केंद्रित हैं। उपनिषद इन्हें वेदांत वेदों का अंत भी कहते हैं। ये ज्ञान मार्ग पर आधारित इनकी संख्या 108 है। सत्यमेव जयते मुंडिकोपनिषद से लिया गया है। कंठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख है। अहम ब्रह्मास्मि क्या है? अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख है। छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि का उल्लेख है। वेदांग वेदों के 6 अंग हैं। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। ये वेदों को समझने के लिए 6 सूत्र रचे गए हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। व्याकरण पर पहली पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी है और निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। पुराण जो है उनकी संख्या 18 है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। सातवाहन वंश से संबंधित है। अब हम बात करेंगे कुछ विविध तथ्यों और दर्शनों की। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। ये एक काव्य ग्रंथ है और इसमें 24,000 श्लोक हैं। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। इसका पूरा नाम जय संहिता था और इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। षड दर्शन का उदय हुआ। सांख्य दर्शन कपिल ने दिया, योग दर्शन पतंजलि ने दिया, न्याय दर्शन गौतम ने दिया, जो एक तर्कशास्त्र कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन कणाद ने दिया है, यह परमाणुवाद पर आधारित है। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने दिया है और यह कर्म कांड पर बल देती है। उत्तर मीमांसा वेदांत वाद रायण ने दिया है और यह ज्ञान पर बल देती है। उत्तर वैदिक काल में 2 प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। PGW पेंटेंट ग्रे वेयर चित्रित धूसर मृदभांड और NBPW नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब हम बात कर लेते हैं बहुत सी छोटी सी आर्यों की उत्पत्ति पर नवीनतम जो DNA साक्ष्य हैं। हरियाणा की राखीगढ़ी सिंधु घाटी स्थल से प्राप्त कंकालों के नवीनतम DNA अध्ययन में स्टेपी वंशावली या R1A हेल्पो ग्रुप नहीं मिला है, यानी कि वहां पर आर्य जो इन्वेजन थ्योरी है मध्य एशिया की वो मैच नहीं करती है। यह साक्ष्य आर्य आक्रमण सिद्धांत को कमजोर करता है। राखीगढ़ी DNA से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का वंश ही अधिकांश आधुनिक दक्षिण एशियाइयों का मुख्य आनुवंशिक स्रोत है। अन्य जेनेटिक अध्ययनों से पता चलता है कि स्टेपी प्रवासन कांस्य युग के दौरान मध्य एशिया से भारत में हुआ। यह प्रवासन हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व चरण के पतन के बाद हुआ। वर्तमान वैज्ञानिक सहमति यह है कि भारत यूरोपीय भाषाओं संभवतः इन्हें स्टेपी प्रवासियों द्वारा लाई गई हैं, जो स्थानीय आबादी के साथ मिश्रित हो गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।